मुन्नी जल्दी से ठंडा पानी लेकर आओ भाई के लिए। पूरा दिन खून पसीना एक एक करके कमा के लाता है। शम्स घर में दाखिल हुआ तो माँ को बेटे की फिक्र सताने लगी। मुन्नी फटाफट से ठंडे पानी में रूह अफ़ज़ा डालकर ले आई। शम्स को प्यास तो शिद्दत से लगी थी। गिलास स्टील का था इसलिए तवज्जो नहीं दी, लेकिन पहला घूंट भरते मुन्नी को देखने लगा। ठंडा पानी लाने को बोला था, मुन्नी कितनी बार कहा है। शरबत बस मेहमानों के लिए रखा कर। कुछ नहीं होता भाई, समझ लें तू भी आज मेहमान बनकर आया मुन्नी के घर। मुनज़्ज़ा हंसते हुए बोली। शम्स को भी मुस्कुरा पड़ा। अम्मा इसका हंसता चेहरा देखकर सारी थकन भूल जाता हूँ। ये ले मुन्नी 10 रुपए, जा रख ले। शम्स ने 10 का नोट निकाल कर मुनज़्ज़ा को दिया। वो खुशी से नोट पकड़े सामने रखे गुल्लक में डालने लगी। मुन्नी ये तुझे खर्चने के लिए दिए हैं, शम्स ने लाड से कहा। भाई मुझे जमा करने दे, जब तेरी शादी होगी तो एक जोड़ा तू मेरा इसी पैसों में से बन जाएगा। शम्स इसे देखकर बस मुस्कुरा ही सकता था। अपने हालात के साथ समझौता करना कैसे इतनी सी उम्र में औरत को आ जाता है। मुन्नी के सर पे प्यार से हाथ फेरे वो उठकर अपने कमरे में चला गया। शम्स के वालिद थे नहीं, बस एक माँ और एक छोटी बहन थी। बचपन में स्कूल को 5वीं जमात के बाद ही खैरबाद कह चुका था। वालिद ने गिराज में अपने किसी जान पहचान वाले से ही कहकर लगवा दिया था। गिराज में काम करने वाला वो सबसे कम उम्र लड़का था। बाकी सब लड़के 19-20 के थे। इसलिए जब आपस में बैठते तो लड़कियों के बारे में बेबाक से गुफ्तगू करते थे। शम्स की तरफ किसी की तवज्जो नहीं होती थी कि छोटा और ऐसी गुफ्तगू कच्चे जहन पर क्या असर करेगी। शम्स के ज़हन में वो बातें जल्द ही असर करने लगी। फिर गुनाह की कशिश अपनी तरफ खींचती है और ऐसी गुफ्तगू पर कशिश लगने लगी। नतीजा ये निकला, जब भी वो किसी लड़की को देखता नज़रों में शर्म व हया नहीं रहती थी। ख़वातीन को सर से पाँव तक वो बड़े गौर से देखने लगा। फिर तो आहिस्ता आहिस्ता इन बातों की आदत सी होने लगी। बढ़ती उम्र के साथ ये सोचने लगा, लड़के ऐसे ही होते हैं, शर्म का काम तो सिर्फ औरत का है। यही वजह थी लड़कों के साथ मिलकर काबिल एतराज़ फिल्में और वीडियोज़ भी देखी जाने लगी। बाप को सिर्फ महीने भर की तनख्वाह से गर्ज था। बेटा 15 साल की उम्र में घर का आधे से ज़्यादा खर्चा उठा रहा था। वो इस बात पर राज़ी थे। ये कभी देखने की ज़रूरत ही महसूस नहीं की कि बेटे का उठना बैठना किन लड़कों के साथ है। पहले पहले तो फिर बाप का कुछ डर था, लेकिन वालिद की हादसाती मौत पर घर का सारा बोझ शम्स पर आ पड़ा और माँ की भरपूर हमायत और मोहब्बत भी। पूछना किसने था कि माँ का लाल कमाने के साथ साथ और कैसे शौक रखने लगा है। जिंदगी की डगर यूं ही चलने लगी। 1 साल पहले पड़ोस में नए लोग आबाद हुए थे। मुनज़्ज़ा स्कूल में थी। इसकी वादा ने नए पड़ोसियों के लिए खाना बनाकर शम्स को भेजा कि जाकर दे आओ। अम्मा बहुत फजूल के पैसे आए जो पका पका कर दूसरे के घर भेज रही हो। रहने दो, इतना सर चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। बुरी बात है, शम्स घर की ख़वातीन दूसरे कामों में लगी होंगी, खाना बनाने की कहाँ फुर्सत मिली होगी। जाओ दे आओ, पड़ोसियों के भी को बहुत हक़ूक़ होते हैं बेटा। इस महंगाई में अपने फ़राइज़ ही पूरे हो जाए तो बड़ी बात है। लाइए दे आऊँ पड़ोसियों को खाना। लेकिन ये पहली और आखिरी बार था, इसके बाद ये नहीं चलेगा। शम्स ने खाने का बाउल पकड़ा और बराबर वाले घर पहुंच गया। बड़ी बेजारियत से दरवाज़ा खटकाया, लेकिन जिससे दोशीज़ा ने दरवाज़ा खोला वो आम से लिबास में महूत होकर रह गई थी। जी कौन? सूबिया सामने खड़े लड़के को देखकर पूछा, जो उसे सर से पैर तक ऐसी नज़रों से देख रहा था कि इसे पूरे वजूद में सनसनाहट सी हुई। वो झट से दरवाजे की ओर में चली गई। कौन जी? ज़ूबिया के सामने से हटते शम्स चौंका था। जी मैं बराबर वाले घर से आया हूँ, अम्मी ने खाना भेजा है आप लोगों के लिए, ये रख लें। शम्स अब भी नज़रों को मकान अंदर की तरफ करने की कोशिश कर रहा था, जिससे इसे ज़ूबिया नज़र आ सके। कौन है ज़ूबी? अंदर से मर्दाना आवाज़ आई। कमाल भाई, पड़ोस से खाना आया है। ज़ूबिया ये कहकर अंदर चली गई। एक भरे जिस्म का नौजवान, जिसकी तौन थोड़ी बाहर को निकली हुई थी, चेहरा भी भरा भरा हुआ था। इस पर मूछें ऐसी थी कि शम्स एकदम ही शरीफों की तरह नजरें झुकाकर खड़ा हो गया। इस लड़के ने हाथ वो वाला बाउल लिया, शुक्रिया अदा किया और धड़ से दरवाज़ा बंद। शम्स एकदम दरवाजे से पीछे हटा। बड़ा ही एहसान फरामश है, दरवाज़ा ही मुँह पे मार दिया। शम्स ने नागवारी से सोचा। हाय, लेकिन लड़की बड़ी टाइट थी। चेहरे पे मुस्कुराहटे घर चला गया। ये सिलसिला जारी ही रहा था। चंद दिन बाद ज़ूबिया भी कुछ खाने के लिए इनके घर देने आ पहुंची थी। वक्त तो दिन दिन का था, मगर दिन इतवार का था। शम्स कमरे में था, लेकिन मुनज़्ज़ा के अलावा किसी और लड़की की चहकती आवाज़ पर बाहर आया था। सामने ज़ूबिया को देखकर मुस्कुराया था। ज़ूबिया की भी जब इस पर नज़र पड़ी तो जवाब में वो भी मुस्कुराती।
बस जी लो लव स्टोरी शुरू हो चुकी थी। फिर ख़तों का तबादला शुरू होने लगा और ये आलम था कि एक दूसरे के बगैर रहना मुश्किल था। ज़ुबिया जी अब आप बाप की पुकार पे वो सर ढाँपे किचन से निकली थी। एक कप चाय लेकर आप और हाँ दूध पत्ती लेकर आना। जी अब्बा। ज़ुबिया वहीं से पलटकर किचन में चली गई। जब चाय बनाकर लाई तो अम्मा अब्बा की बातों पर कान खड़े हो गए। कमाल है कि अब्बा मैं कहती हूँ कि 12 जमातें पूरी होने वाली हैं अपनी ज़ूबी की। रिश्ता देखना शुरू कर अब जितनी जल्दी हो सके इसकी शादी कर दे। कह तो तू ठीक रही है 12वीं के पर्चे दे दे तो मैं घर बिठा दूंगा इसे। रिश्ते भी देखता हूँ बात करता हूँ किसी से। बाप बाप की बात सुनकर ज़ुबिया की जान पर बनी थी। फाइनल एग्जाम में 2 ही माह बचे थे। फिर तो शम्स से मुलाकात का कोई बहाना भी नहीं मिल सकता था। चाय देकर अपने कमरे में आ गई परेशान होने लगी। शम्स कोर्ट मैरिज का कह रहा था और अब्बा इसे ये मोहलत भी शायद न देते। क्या करूँ मैं? कोर्ट मैरिज से बदनामी कितनी होगी। लोग तो यही समझेंगे कि लड़की बदकिरदार थी जो अपने यार के साथ भाग गई। नहीं ये ठीक नहीं। शम्स से कहती हूँ रिश्ता लेकर आए। अम्मा से कह दूंगी कि शम्स के अलावा किसी से शादी नहीं करूँगी। हो सकता है अम्मा की बात अब्बा मान जाए। सब कुछ इज्जत से हो जाए। सूबिया जश्वा पंच में मुब्तला होने लगी। जाजिम शिकस्ता होकर वहाँ से निकला था। बेजान कदमों से बाजारों से मरे मरे कदमें उठाए मेन रोड पर पहुंचा। हाथ में पैसों से भरा बैग भी मौजूद था। 70 लाख में सौदा नहीं कर पाया था। शायद मोहब्बत की कीमत इससे कहीं ज़्यादा थी जो वो अदा नहीं कर सकता था। आंसू रुखसारों से गिर रहे थे टूट टूट कर, लेकिन इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि साफ कर ले। दाएं गाल पर उंगलियों के वाजे निशान थे। घर पहुंचा तो वालिद गुस्से से छोटे से लॉन्च के चक्कर काट रहे थे। जाजिम को देखकर भड़क उठे। कहाँ से आ रहे हो जाजिम? मगर कोई जवाब नहीं था। पैसों का बैग इन्हें थमा दिया। वो हैरत से उसे देखने लगे। आंसू से भीगा चेहरा था, चेहरे पे वाज़ेह शिकस्त थी। वो सीधा अपने कमरे में चला गया। दरवाज़ा भी बंद कर लिया। बेड पे गिरने के अंदाज से लेटकर फूट फूट कर रोने लगा। कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। जासिम दरवाज़ा खोलो। इसके वालिद ने दरवाज़ा खटखटाया, मगर जासिम जैसे टूट चुका था। बड़ी आस से वहाँ गया था कि बामुराद होकर लौटेगा, लेकिन नहीं, मुरादें कहाँ इतनी आसानी से मिल जाती हैं। फिर जिस राह में वो जा निकला था वह मंजिलें नहीं मिलती, बस मसाफत ही मसाफत होती है। जाजिम दरवाज़ा खोलो बेटा। मुसलसल दरवाजे पर दस्तक थी, मगर जाजिम धाड़े मारे रो रहा था। खुदा के लिए बेटा दरवाज़ा खोलो। बाहर इसके वालिद इसकी सिसकियों पे तड़प से गए थे। बेटे की हालत ज़ार पे दिल खाऊन के आंसू बहा रहा था, मगर बेबस थे। जानते थे कि शिकस्त खा कर आया है, अब घुटनों नहीं संभलेगा। तानिया ये क्या कर रही हो तुम? डॉक्टर ने तुम्हें बेड रेस्ट का बोला, चलो लेटो जाकर। इसे तानिया का हाथ पकड़ कर और किचन से कमरे में ले आया। लेकिन जी बैठे बैठे तो थक जाऊंगी, बस ज़रा सा तो काम है, भला खाना बनाने से कुछ थोड़ी होगा। तानिया ने समझाने की कोशिश की। बिल्कुल भी नहीं, चलो जाकर बैठो, बेड पे नाश्ता मैं बना कर ला रहा हूँ तुम्हारे लिए। तानिया को वापस कमरे में भेज कर वो जल्दी से नाश्ता बनाने लगा। 15 मिनट में सब तैयार करके ट्रे में सजाए हुए कमरे में नाश्ता ले आया था। बेड के बीच में नाश्ते की ट्रे रखे, ब्रेड के स्लाइस का टुकड़ा तोड़कर ऑमलेट से लगाकर तानिया के मुंह में डालने लगा। वो चुपचाप इसे देखते हुए खाने लगी। गर्मी की वजह से पेशानी अर्क आलू थी, मगर इसके लिए मुतफिक थी। नाश्ते के बाद अपने हाथों से मेडिसिन खिलाई। फ्रिज में खाना मौजूद है, वक्त पर खा लेना, मैं फ़ोन करके पूछूंगा तुमसे। जूस फल हर चीज़ मौजूद है जो डॉक्टर ने खाने को कही थी। तानी मुझे लापरवाही नहीं चाहिए, बड़ी संजीदगी से कहा गया था। वो हल्का सा मुस्कुराई थी। आप बेफ़िक्र रहिए, मैं सब वक्त पर खा लूँगी। बस खाना बनाने की इजाज़त दे दें। रात को थके-माँदे आएँगे, फिर से किचन में लग जाएँगे। मुझे ये देखकर शर्म आती है। तानिया बड़ी लकावट और मोहब्बत से कहा था, बस चंद महीनों की बात है मेरी जान। एक नन्हा-मुन्ना सा तोहफ़ा अल्लाह हमें देगा तो फिर ये सब तुम्हें ही तो करना है। अभी तो मौक़े हैं तुम्हारे पास, जितनी चाहो खिदमत करवा लो, बाद में मैं करवा लूँगा। वो शरारत से इसके गाल को दबा कर बोला। लेकिन क्या खबर थी कि एक नन्हा-मुन्ना तोहफ़ा देते हुए जहाँ से कूच ही कर जाएगी। आंखें फिर से अश्कबार हुई थी। कई साल गुज़ारने के बाद भी गम अभी तक सीने में ताज़ा था। हरा था, जैसे चंद लम्हों पहले ही वो ज़िंदा थी, दर्द से करा रही थी। अभी डॉक्टर इसे लेबर रूम में लेकर गई थी, बस आधा घंटा ही गुज़रा था। आधे घंटे में में से एक नई आज़माइश में डालकर जा चुकी थी। तानी कँपकँपाते लबों पे फिर इसी का नाम आया था। आँसू की जड़ी थी जो फिर लगी थी।
बाहर की बारिश इसे हर एक वाक़या याद दिलाती थी। लगता था इसकी बेबसी पर आसमान भी आँसू बहा रहा है। तानी के जाने के बाद कभी ऐसा नहीं हुआ कि बरसात के दिनों में वो रोया ना हो। अपने कमरे की रैकिंग चेयर पर बैठा लैंप की मद्धम रोशनी में उतरे से बहते आँसू इस बात की गवाह थे कि इतने साल गुज़रने के बाद भी वो उसके दिल में अब भी इसी मुकाम पर थी। मोहब्बत में ज़रा-सी कमी नहीं कर पाया था, ना ही ज़िंदगी में किसी को शामिल कर सका था। रात के 11 बजे हया के घर पे खामोशी का राज होता था। आगा जी को सुबह जल्दी ऑफिस जाना होता था और रूबीना हया की वालदा को अपनी सोशल एक्टिविटी से फुर्सत ही नहीं होती थी, इसलिए रात को जल्दी सो जाते थे। हया भी आम दिनों में जल्दी ही सो जाती थी, लेकिन अगले रोज़ संडे था, छुट्टी थी, इसलिए हया जाग रही थी। अपने दोस्तों से मोबाइल पे कॉन्फ्रेंस कॉल पर बात कर रही थी। हया अब इकरा की टर्न है, ट्रूथ एंड डेयर की, लेकिन देखो ना ये करने को तैयार नहीं है। रामिन ने कहा, हया तुम खुद बताओ ये भी क्या कोई डेयर हुआ कि हम लोग शादी की ऑक्सीजन के लिए ओकेजन के लिए तैयार होकर रात को किसी की शादी के फंक्शन में चले जाएं। गैरों की शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनकर। इकरा ने वजाहत की, हया तो पहले ऐसे किसी एडवेंचर के लिए तैयार थी। वंडरफुल आइडिया इकरा, बड़ा मज़ा आएगा। अभी सिर्फ 11 बजे और शादी के फंक्शन लेट नाइट होते हैं। मैं बस 10-15 मिनट तैयार होकर तुम लोगों को पिक करने आ रही हूँ। हाया आर यू मेट अगर पकड़े गए तो कितनी इंसल्ट होगी यार। रामिन घबराई थी। मैं किस लिए हूँ मेरी जान, जब हया है तो तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओके दैट्स फाइनल, मैं आ रही हूँ, तुम लोग तैयार है ना। ये कहकर हया ने फ़ोन रखा और शादी के हिसाब से एक खूबसूरत सी मैक्सी पहनकर तैयार भी हो गए, जिसका गला आगे पीछे से खासा गहरा था। दुपट्टा लेने की वो आदि नहीं थी, इसलिए बिना दुपट्टे की पोर्च में आए। चौकीदार से मेन गेट खोलने को कहा। बीबी जी इस वक्त आप कहाँ जा रही हैं? चौकीदार ने इसे तैयार शैयार देकर पूछा। तुम्हें नजर आ रहा है कि शादी पर जा रही हूँ। दरवाज़ा खोलो जल्दी से। हया का लहजा सख्त था, मुलाजमिन से वो ऐसी सख्ती से पेश आती थी। लेकिन बीबी जी साहब और बेगम साहिबा, ज़्यादा सवाल मत किया करो मुझसे। ज़ाहिर है मैं इनसे इजाज़त ले चुकी हूँ, तभी जा रही हूँ। इस वक्त वो सो रहे हैं, ख़बरदार जो इन्हें कॉल करके डिस्टर्ब किया तो। दरवाज़ा खोलो। बेबी जी मैं ड्राइवर से कहता हूँ वो आपको ले जाए, क्यों अकेले जाना ठीक नहीं है। चौकीदार को मुनासिब नहीं लग रहा था कि वो इस पहर अकेली जाए। इतना वो भी समझ चुका कि इसके वादन इस बात से अनजान है। अपनी औकात में रहना सीखो, समझे। क्या ठीक है क्या ठीक नहीं ये तुम मुझे सिखाओगे। दरवाज़ा खोलो। हया गुस्से से बारूद लहजे से बोली। चौकीदार ने दरवाज़ा खोल दिया। हया अपनी गाड़ी में बैठी जूम से तेज़ी से बाहर निकल गई। रोमी कम ऑन बेटा जल्दी करो, कितना टाइम लगेगा तुम्हें। इर्तिजा सफ़ेद शलवार कमीज़ में मलबूस कंधे पे लाइट ब्राउन की शॉल पहने बिल्कुल तैयार खड़ा था और रूमी साहब की तैयारी मुकम्मल नहीं हो रही थी। बाबा बस 20 मिनट। बालों को खौफ सारा जेल लगाकर आगे के बालों को आगे से खड़ा कर रहा था जब इर्तिजाज के कमरे में आकर इसे घूरने लगा। लड़कियों को मात देती है तुम्हारी तैयारी भी। अब बालों का क्या हशर कर रहे हो रूमी। माय स्वीट बाबा ये हशर नहीं है, इसे स्पीकी हेयर स्टाइल कहते हैं। आजकल बहुत इन है, आपको क्या पता। रोमान बालों से मुतमईन होकर अब ब्लैक मोती जल्दी से पाँव में चढ़ा रहा था। पैंट शर्ट भी ब्लैक ही पहनी थी। तुम्हारे चक्कर में शादी गुजर जाएगी। 11 बज चुके हैं। इर्तिजा ने घड़ी देखते हुए कहा। हाँ तो आप गाड़ी स्टार्ट करें, मैं बस आ रहा हूँ। रोमान जल्दी से शूज़ पहनते हुए बोला। जी नहीं, मेरे साथ उतरो, घर को ठीक से लॉक मैं खुद करूँगा। इर्तिजा ये कहकर कमरे से निकल गया। आरा को सरे शामी अब इस नौजवान का इंतज़ार रहने लगा। 8 दिन बीत गए थे लेकिन वो दोबारा नहीं आया था। रक्स करते हुए दुपट्टे की ओर से वो एक एक शख्स को देखती, वही लोग थे, वही वैसी ही रातें और दिन। लेकिन न जाने आरा की आंखों में देखकर इसे किस इंतज़ार की सूली पर वो चढ़ा गया था कि वो बेचैन सी रहने लगी थी। कई बार इसकी शिकायत लग चुकी थी कि वह बेदिली का मुजाहरा करने लगी है, ठीक से बात भी नहीं करती। आज फिर से अपनी माँ की डांट फटकार सुन रही थी। हो क्या गया है तुझे छोरी, काहे को ठीक से पूछेगी नहीं तो वो तुझे कहाँ मुँह लगाएगा। तो ना लगाए अम्मा, मैं भी तंग आ चुकी हूँ। दिल उदास भी होवे तो भी मैं हंस के बात करूँ, काहे अम्मा मेरा अपना कोई दिल ना होवे। बस कठपुतली की तरह मर्दों के इशारों पर नाचूं सारी रात सारी जिंदगी। आरा की बात पे सामने बैठी जा बेगम आग बबूला हो गई। अरे छोरी जबान को लगाम दे वरना चुटिया पकड़ के दो लगाऊंगी मुंह पे। हमारे धंधे में ये दिल विल कुछ नहीं होवे है, सब जिसम होवे है, अदाएं होवे हैं। 2 इंच के इस टुकड़े को सीने में दबा के रख। 5 फीट 6 इंच के वजूद पर बादशाह ना बना। पेट का दोजक ना ही भरता ये 2 इंच का टुकड़ा। चल जा, अब तेरी शिकायत ना मिले हमको।
आरा चुपचाप वहाँ से उठकर वापस कमरे में आ गए। कम बख्त की 2 इंच के टुकड़े नहीं तो दुहाई डाल रखी है आरा के अंदर। जाने कौन था, काहे आया, आंखों में कौन सी प्यास थी इसके, जो खुद तो शराब सोकर चला गया पर आरा को तशनगी दे गया। नाम तक तो पूछा ही न था इसका। जाने कब आएगा दोबारा। आरा की बेचैनी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। मैं पूछता हूँ, अब्दुल बासित ध्यान कहाँ है तुम्हारा? पूरे 2,000 किसी ने जेब से निकाली और तुम्हें होश ही नहीं रही। अब मुझे क्या पता था कि ये सब होगा। अब्दुल बासित नजरें चुरा गया। झूठ बोलने की आदत नहीं थी, इसलिए हिचकिचाहट भी तारी थी। मुफ्ती साहब परेशानी के आलम में सहन के चक्कर काट रहे थे। बेटे की लापरवाही पे जी करके रह गया। तुम्हें मशवरा किसने दिया था कि इतनी बड़ी रकम जेब में डाले घूमते फिरो? जहाँ 5,000 माँ को देते वहाँ 2 भी दे देते। गलती हो गई अब्बा, मैंने महीने भर का किराया और अपना खर्चा अलग कर लिया था कि रोज़ अम्मा से क्या मांगूंगा। खैर जो हुआ सो हुआ। अगली तनख्वाह सारी की सारी अपनी अम्मा के हाथ में रखना। जी अब्बा। अब्दुल बासित ने फर्माबरदारी से सर झुकाया। माँ बहनें हर वक्त दुपट्टा सर पर रखती थी। बहनें हाफिजुल कुरान थी। दिन भर बच्चों का तांदा सा लगा रहता था। तजवीज़ से कुरान पढ़ाती थी। इसी हदिये से अपनी ज़रूरतें पूरी कर रही थी। 15 दिन तो दिल पर जबर करके अब्दुल बासित ने गुजार लिए, मगर 16वें दिन ईशा की नमाज भी तबीयत में भारीपन था। इसलिए ईशा पढ़ते ही न चाहते हुए कदम खुद ब खुद जहाँ बेगम के कोटे पर उठने लगे। घुंघरू की झंकार और वाह वाह की आवाज़ के साथ सलाम इश्क मेरी जान ज़रा कबूल कर लो कि गाने के बोल पर अब्दुल बासित कोठे के सहन में पहुंचा था। आरा इस वक्त मेहंदी रंग का अनारकली फ्रॉक पहने वहीं आधा चेहरा छुपाए गोल घूमती हुई शायद अपना तवाज़ुन खो बैठी थी, इसलिए लड़खड़ाई थी। इससे पहले कि गिरती अब्दुल बासित की बाहों में सिमटी थी। वो अभी बैठा ही नहीं था, बस बैठने के लिए जगह ढूंढ रहा था जब बेख्तियार आरा इससे लड़खड़ा कर टकराई थी। बेसाख्ता इसे अपने सार में ले चुका था। संभल कर, चोट तो नहीं आई आपको आरा? अब्दुल बासित ने धीरे से कहा। आरा ने इसकी आवाज़ सुनते तड़प कर अपना घूंघट पलटा था। बेताबी ही बेताबी थी, होश से बेखबर हुई थी। नहीं याद था कि किस गाने पर रस कर रही थी, नहीं याद था कि हारमोनियम की कौन सी धुन बज रही थी, ना ये कि इसकी मदाह वाह कर रहे थे। बस अब्दुल बासित की आंखें, इसका चेहरा और इसकी पनाह। बस दिल ने कहा कि सिमट जाए इसके सामने, मगर वो आज़ाद करके पीछे हो चुका था। चंद मर्द और आगे बढ़े थे। आरा जी क्या हुआ आपको? कुछ ना ही ठीक है आरा। आरा किसी को भी अपने करीब बढ़ने नहीं दिया था। मुंह पर दोबारा से निकाब डाले वो फिर से रक्स करने लगी, लेकिन इस बार न रक्स कुछ लहर पर लग रहा था कि आज़ाद पंछी की तरह झूम रही है। पाँव में, हाथों में, कमर में जैसे तरंग सी आ गई थी। ढोल की ताप पर पाँव पूरी तेजी से चल रहे थे। जिस तरह से वो बेखुद सी होकर नाचने लगी थी, सभी हैरान थे। घुंघरू की झंकार ढोल से ज्यादा तेज हुई थी। आज तो आरा का रंग ढंग अलग था। दिल में शादियाने बज रहे थे। महबूब सामने था। आरा को लगा चारों तरफ खुशी का समा है। बत्तियां की रोशनी कई गुना बढ़ गई थी। हर चीज गा रही थी, झूम रही थी, नाच रही थी। इसे लगा इसे भी पंख लग चुके हैं, हवाओं में उड़ रही है। अपनी खुशी में वो इस कदम मगन थी कि पाँव में पहने घुंघरू टूट कर फिर से जा गिरे थे। सब इस वक्त चुपचाप हैरान नजरों आंखों से इसे पूरे जोबन से नाचता देख रहे थे। घुंघरू के टूट कर गिरने पर आरा का रक्स रुका था। दिल की रफ्तार, सांसों का फूलना, चेहरे पे पसीने के कतरे बह रहे थे, मगर इसे लगा जैसे वो खुश है। इसका इजहार अभी भी कम किया है। तालियों की गूंज आरा को होश में लाई थी। आज का रस दिल की शादमानी पर था। इससे पहले कि रात का सौदा अगर आगे बढ़ता, आरा पहली बार बुलंद आवाज में बोली, आज आरा को किसी को वक्त ना ही दे सकती है, इसलिए मेरी तरफ से माजरत है। सामने बैठी जहाँ बेगम ने तेवरी चढ़ाए थे, लोग जाने लगे थे। आरा कमरे में नहीं गई थी, वही खड़ी अब्दुल बासित को देख रही थी। वो भी इसी को देख रहा था, फिर उठकर जाने लगा। ठहर जा बाबू, तुझे जाने का नहीं कहा। मेरे कमरे में आ, कुछ बात करनी है तुझसे। अब्दुल बासित के कदम रुके थे। जहाँ बेगम ने अब गौर से इस लड़की की जानिब देखा था, आरा का हम उम्र ही था, या शायद 1-2 साल बड़ा हो, मगर ज़्यादा उम्र नहीं थी नौजवान की। लेकिन हुलिया अजीब था। सफ़ेद शलवार, टखनों से ऊंची सफ़ेद कमीज पर कई शक्लें थी। झुकी नजरें, सर पर सफ़ेद टोपी, बाकायदा दाढ़ी तो नहीं थी, लेकिन चेहरे पे शेव पड़ी हुई थी। वो इस कमरे में सज्जे के मुकाम पर निशान। लड़की आरा के कहने पर इसके साथ लड़का आरा के कहने पर इसके साथ कमरे में चला गया, जहाँ बेगम के हवास खोने को थे। जो तेवर वो पिछले कई दिन से अपनी बेटी की देख रही थी, दिल में खटका सा हो गया था
कि कहीं कुछ गड़बड़ है, मगर शक इसे अमीरजादों पर था, इसलिए कुछ बेफिक्र थी कि बदले में नोटों के ढेर मिलेंगे। मगर इस लड़के की चाल शाहाना नहीं थी, न आंखों में दौलत की चमक। वो तो एक आम सा इंसान था, मुंह उठाए खाली हाथ आरा के साथ चल भी पड़ा, जहाँ बेगम को अब परेशानी लाहक हुई थी। तो फिर आ गया यहाँ, एक थप्पड़ काफ़ी ना ही था तो तुम्हारे लिए। निकल यहाँ छोरे, वरना नूरजहाँ तुझसे थप्पड़ भी मारने में लिहाज नहीं करेगी। जाजिम को देखकर नूरजहाँ के चेहरे पर खतरनाक तेवर उभरे थे, लहजे में सख्ती आई थी। जाजिम अपनी बेबसी की आखिरी हद में था, हाथ जोड़कर घुटनों के बल नूरजहाँ के सामने बैठ गया। मार ले थप्पड़, मगर इनकार मत करे, मैं मर जाऊंगा अगर आप मेरे साथ नहीं गई तो। मुतारिम सूजी आंखों से अब भी आंसू बह रहे थे। कम बख्त किस मिट्टी का बना है तू, दुनिया तू तू करेगी तुझ पर भी और इस उम्र में मुझ पर भी। जा यहाँ से, वरना काम में दलाल से कहकर 100 जूतियाँ पड़वाऊंगी तुझे। नूरजहाँ बेगम के लहजे में सख्ती गूंज थी। जब तक आप मान नहीं जाती मैं नहीं जाऊंगा, चाहे जितनी मर्जी जूतियाँ पड़वा दे। देख बुआ, जो तू चाहता है वो होने से रहा, क्यों अपनी जवानी बर्बाद कर रहा है, जा यहाँ से। ठीक है, चला जाता हूँ, जो मैं चाहता हूँ। अगर वो मुमकिन नहीं भी है तो क्या एक रात भी मुझे नहीं मिल सकती? मैं इसी को मताए ज़िंदगी समझ लूँगा। मैं आपको एक रात के 1 लाख देने को तैयार हूँ। जाजिम की बात में नूरजहाँ का चेहरा तमतमाया था, कानों की लू तक सुर्ख हुई थी। वो पककर बुलंद आवाज़ से कामे को बुलाने लगी। कामे, अरे ओ कामे के बच्चे, मर गया है क्या? इधर को आ। दुबला पतला मुंह में पान दबाए 30 साल का कामन नूरजहाँ के सामने बाअदब खड़ा हो गया। इस हराम जावे को दोबारा मैंने यहाँ देखा तो तुझे गंजा कर दूंगी। चल ले जा इसे यहाँ से। उसे से फनकार कर नूरजहाँ ने कहा। जाजिम ने पहली बार अपने लिए ऐसी गाली सुनी थी। एक टक नूरजहाँ के सुर्ख होते चेहरे को देखा, फिर खुद से उठकर चला गया। बात सुन मेरी, ये कमीने कोठे के आसपास नजर आए तो वहीं से दफान कर देना इसे, मेरे कोठे की सीढ़ियाँ न चढ़ पाएंगे। जैसा आपका हुक्म। ये कहकर कामे ने गुलदान में पीक फेंकी। नूरजहाँ पहले गुस्से से लाल पीली हो रही थी, कामे की हरकत पर तिल मिलाकर बोली, कम बख्त कितनी बार कहा है कि मेरा गुलदान ना इस्तेमाल किया कर। निकल यहाँ, मैं जूता उतारूँ अपना। नूरजहाँ के खतरनाक तेवर देकर उल्टे कदम भागा। सामने से रुमान और इर्तिज़ा को देखकर वह हाथ बाएं फैला इसकी तरफ था। इससे गले मिला, रुमान के सर पे हाथ फेरा। कैसे हो रूमी? रुमान भुदक कर पीछे हटा। वहाज अंकल, मेरे बाल। रुमान फौरन से अपने बाल को दोबारा से सेट किया। वहाज के साथ इर्तिज़ा भी हंसने लगा। ओहो छोटे मियाँ, तुम तो बड़े शौकीन मिजाज निकले भाई, क्या लुक है बालों का, डिशिंग लग रहे हो। वहाज ने झुककर रुमान से कहा। बस कभी खुद पे गुरूर नहीं किया। रुमान ने इतरा कर कहा तो वाज की हंसी बेख्तियार थी। अच्छा भाई अंदर चलो। इर्तिज़ा, मुझे तो लगा था तुम आओगे ही नहीं। कैसे नहीं आता, तुम्हारे भाई की शादी थी, मैं तो कब से तैयार था। बस ये तुम्हारा भतीजा नखरेबाज है। अच्छा तुम पर नहीं किया रूमी, वो सामने शहरोज तुम्हारा ही इंतजार कर रहा है। वहाज ने अपने बेटे की तरफ इशारा किया। रूमी ने धूल से हाथ हिलाकर शहरोज को मुतवज्जा किया और उसकी तरफ बढ़ गया। चलो तो मेरे साथ। वहाज इसे अपने साथ लेकर गया। लाइन से बने कई शादी हॉल में से तीनों सहेलियां ये नहीं डिसाइड कर पा रही थी कि जाए किस हॉल में। तीनों ही बहुत अच्छे से तैयार थीं, जैसे वाकई किसी फंक्शन में मतू हो। बिला आखिर हया ने ही इकरा और यामिन का हाथ पकड़ा और एक हॉल के अंदर दाखिल हो गई। सामने इस्तकबालिया पे खड़ी खातून की गले लगी। कैसी हैं आंटी? हया यूं मिली जैसे बरसों की शनासाई हो। वो खातून इसे गौर से देखने लगी। मैं तो ठीक हूँ, लेकिन बेटा मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे मुझे नहीं पहचाना आपने? मैं पहले ज़रा आयशा से मिल लूँ, फिर आपको भी अपना तारुफ करवा दूंगी। हॉल के बाहर वो दूल्हा दुल्हन का नाम पढ़ चुकी थी। इससे पहले कि खातून समझने की कोशिश करती वो अंदर चली गई। रुख इसका दुल्हन की तरफ था। इकरा और रामिन भी हया की तकलीफ में चलने लगी। खातून की नज़र इन्हीं पर थी। शादी हॉल एक ही था और मिक्स गैदरिंग थी। जब तक हया दुल्हन के पास पहुंची, इर्तिज़ा भी वहाज के साथ वहीं स्टेज पर इसके छोटे भाई से बगल केर होते हुए मुबारकबाद दे रहा था। हाय कैसी हो दुल्हन? पता मुझे कितना शौक है दुल्हन देखने का। दूर से तो तुम ठीक से नजर ही नहीं आ रही थी। हया की करारी आवाज़ पे दुल्हन के साथ साथ दूल्हा और वहाज के साथ इर्तिज़ा भी इसकी तरफ मुतवज्जा हुए थे। सिल्वर और ग्रे मैक्सी पहने, दुपट्टे से बेनियाज स्लीवलेस और दुपट्टे गले में वो सब में नुमाया सी लग रही थी। खुले बाल, हल्की सी चूड़ी पर वही बला का एतमाद जो उसकी शख्सियत का हिस्सा था थी। हया की नज़र भी इर्तिज़ा पे गई नहीं थी, इसलिए इसका ड्रामा फुल क्लाइमेक्स पर था। क्या मैं आपके पास कुछ देर के लिए बैठ सकती हूँ? हया ने बड़ी मासूमियत से पूछा। जी बैठ जाइए, दुल्हन ने हीरे से कहा। जैसे ही हया इसके साथ बैठी, सामने खड़े इर्तिज़ा को देखकर सांस लेना भूल गई थी।
ارتضیٰ بھی اسی کی طرف دیکھ رہا تھا لیکن دوبارہ سے نظر انداز کر کے نیچے اتر گیا۔ وہ سمجھا کہ دلہن کی دوست ہوگی اور وہ کلاس میں تو تھے ہی نہیں کہ وہ اسے کچھ کہے۔ اس کی ذاتی زندگی جو چاہے کرے۔ حیا کے انداز سے وہ تو سمجھ گیا تھا کہ وہ رچ فیملی سے بلانگ کرتی ہے، لیکن اس کا پہننا اڑنا اسے غیر مناسب سا لگا تھا۔ لیکن بہرحال یہ سب کا اپنا ذاتی معاملہ ہے، وہ بھلا کون تھا اعتراض کرنے والا۔ جیسے ہی ارتضیٰ اسٹیج سے نیچے اترا، حیا کے ساتھ ساتھ اقرا اور رامن کا بھی رکا ہوا سانس بحال ہوا تھا۔ تینوں وہاں سے اٹھ گئے۔ کھانا لگ چکا تھا اس لیے جلدی سے کھانا پلیٹوں میں ڈال کر ایک ٹیبل پر بیٹھ گئے۔ اتفاق ایسا تھا کہ رومان اور ارتضیٰ قریب کے ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ حیا ویسے ڈرامہ تو ختم ہے، تم پر کیسے 2 منٹ میں تم سامنے والے کو بیوقوف بنا دیتی اور بننے والے کو خبر تک نہیں ہوتی۔ نہ کسی کو شک ہوا کہ ہم یہاں پہ مہمان بن کر آئے ہیں، صرف اپنا ڈیر پورا کرنے۔ اقرا نے کباب کھاتے ہوئے کہا، ابھی تم نے حیا کو دیکھا کہاں ہے؟ یہ تو کچھ بھی نہیں۔ جس دن میں نے صحیح معنوں میں ڈرامہ کیا اس دن پوری دنیا دیکھے گی۔ حیا کیسے کسی کو بھی انگلیوں پر نچا سکتی ہے؟ رونیت تھی کہ حیا کے انداز سے جھلک رہی تھی، آنکھیں غرور سے کھل گئی۔ کچھ پیسوں کا نشہ، کچھ حسن تھا اور کچھ اپنی کم عمری پر ایسی حرکتوں کو اپنی بہت بڑی خوبی سمجھ رہی تھی۔ رومان تو کھانے میں مصروف تھا مگر ارتضیٰ کو حیا کی باتیں سن کر افسوس ہوا تھا۔ چہرے سے معصوم سی لگتی تھی، عمر بھی اتنی نہیں تھی کہ لیکن حرکتیں عقل سے بالا تر تھیں۔ ارتضیٰ تو خاموش رہا لیکن وہاں سے گزرتی ہوئی واج کی بیوی نے ان کی باتیں سن لی اور سمجھ بھی گئی یہ لڑکیاں کس مقصد سے آئی ہیں، اس لیے سیدھا حیا کے پاس جا کے رک گئی۔ سنیے، آپ کس کی مہمان ہیں؟ اقرا اور رامن کا تو رنگ اڑ گیا تھا مگر حیا نارمل تھی۔ کیا مطلب ہے آپ کا کہ مہمانوں کے ٹیبل پہ جا کر ایک ایک سے آپ یہ پوچھتی ہیں کہ وہ اپنا تعارف کروائیں؟ ہمارے یہاں تو کھانے کے دوران صرف یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے ٹھیک سے سب کچھ کھا لیا ہے نا، کچھ چاہیے تو نہیں؟ میں لا دوں؟ بڑی ادا سے حیا نے بات کور کرنے کی کوشش کی تھی۔ جی ہاں، ہمارے یہاں یہی پوچھا جاتا ہے۔ کیا نا کہ باقی سب کو میں جانتی ہوں، بس آپ کو پہلی بار دیکھ رہی ہوں۔ وہ خاتون جب ٹلنے کو تیار نہیں ہوئی تو حیا نروس سی ہو گئی۔ آپ کون ہیں، لڑکی والوں کی طرف سے یا لڑکے والوں کی طرف سے؟ حیا نے الٹا اس سے سوال کیا تاکہ وہ جس کا بھی نام لے حیا اس کے مخالف پارٹی کا بول کر جان چھڑوا لے۔ آپ دونوں طرف سے سمجھ لیں کیونکہ دلہن میری بہن ہے اور دولہا میرا تیور۔ اب آپ بتائیے آپ کو انویٹیشن کس کی طرف سے ملا تھا؟ حیا اب صحیح معنوں میں پریشان ہوئی تھی۔ جی وہ ہم وہ حیا سمجھ نہیں پا رہی تھی اب کیا کہے، اب شاید بن بلائے مہمان ہی ہے۔ حیا نے کھانا وہیں چھوڑ دیا۔ اقرا اور رامن بھی پریشان ہوئی تھی۔ جی اب بتائیں کون ہیں آپ لوگ اور کس کے کہنے پر آئی ہیں؟ بلاؤں میں سیکورٹی گارڈ کو؟ مریم کے تشویشی انداز پر کافی لوگ ان کی طرف متوجہ ہونے لگے تھے۔ وہاں پہنچ گیا۔ بادل میں خواصہ ارتضیٰ کو ہی اٹھنا پڑا۔ کیا بات ہے مریم، کون ہے یہ؟ وہاں جب ان تینوں کی جانب دیکھ کر بولا، پھر کچھ پہچاننے کی کوشش کرنے لگا۔ تم تینوں تو سیکنڈ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہو شاید۔ وہاں سیکنڈ ایئر کو پڑھاتا تو نہیں تھا لیکن انہیں کالج میں دیکھ چکا تھا۔ نہیں، حیا بری طرح سے گھبرائی تھی۔ ہاں میری اسٹوڈنٹ ہے، بھابھی سمجھ لیں کہ میرے بلانے پر آئی ہیں۔ انہیں شادیاں اٹینڈ کرنے کا خاصا کریز ہوتا ہے تو میں نے سوچا دعوت دے دوں۔ ارتضیٰ آپ نے بلایا تھا؟ ارے بیٹھیں آپ لوگ پلیز، ارتضیٰ کی مہمان ہے، پہلے بتانا چاہیے تھا نا۔ مریم بھابھی کا لہجہ فوراً بدلا تھا لیکن وہ تینوں اپنی جگہ شرمندہ کھڑی تھی۔ مریم اور بھاش تو چلے گئے مگر ارتضیٰ وہیں کھڑا رہا۔ آئی ایم سوری سر، وہ ہم اقرا نے معذرت خواہ انداز سے بات شروع کی۔ جی میں جانتا ہوں آپ لوگ ڈیر پورا کرنے یہاں آئی ہیں، سو پلیز کیری آن، ڈنر انجوائے کریں۔ اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو سامنے بیٹے سے کہہ دیجیے گا، وہ آپ لوگوں کو سرو کر دے گا۔ ارتضیٰ نے انہیں شرمندہ کرنے کی کوشش کی تھی، پھر پلٹنے لگا لیکن کچھ یاد آنے پہ پھر سے حیا کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ کل آپ تینوں کلاس ختم ہونے کے بعد مجھے اسٹاف روم میں ضرور ملیں گی۔ یہ کہہ کر ارتضیٰ اپنے ٹیبل پہ چلا گیا۔ وہ تینوں کچھ دیر تو کھڑی رہی پھر وہاں سے چلی گئی۔ گاڑی کا سفر خاموشی سے گزرا تھا۔ اقرا اور رامن کو ان کے گھر ڈراپ کرتے حیا کو رات کے 1:30 بج گئے تھے اور اپنا گھر بھی کافی دور تھا۔ وہ مارگلا کے پہاڑوں کے سامنے بنے بنگلوں میں سے کسی ایک میں رہتی تھی۔ ایف ٹرن کا ایریا تھا لیکن راستہ بہت سنسان تھا اور رات کے اس پہر سنسان راستے میں اس کی گاڑی خراب ہو گئی تھی۔ اس وقت وہاں سڑک پر کوئی گاڑی موجود نہیں تھی، نہ ہی کسی مددگار کی امید تھی۔ حیا نے ڈرائیور کو فون کیا اور لوکیشن بتا کر کہا کہ اس کی گاڑی خراب ہو گئی ہے اس لیے دوسری گاڑی لے کر پہنچے، لیکن آتے آتے بھی ڈرائیور کو 20 سے 25 منٹ کو لگتے۔ حیا گاڑی کے اندر جا کر بیٹھ گئی۔ دور دور سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ سناٹے میں آواز گونج رہی تھی اس لیے وہ پریشان اور خوف زدہ سی ہونے لگی۔
गाड़ी को अच्छी तरह से लॉक करके बैठ गए। 5 मिनट ही गुजरते कि वहाँ से एक गाड़ी गुजरी। इसमें से 3 लड़के बैठे थे। गाड़ी तेज़ी से गुजरी लेकिन आगे जाकर रुक गए। हया की जान पर बनी थी। इसी तेज़ी से गाड़ी वापस बैक हुई थी और उसकी गाड़ी के ऐन बराबर खड़ी हो गई।